हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में कि कंप्यूटर में क्या क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं। ठीक है, आईपी का सेकंड चैप्टर है। अब देखते हैं कि जैसा कि हमने देखा कि कंप्यूटर जो है अभी भी मतलब कि ज़्यादा दिन आए हुए नहीं हुए, लेकिन कंप्यूटर को ज़्यादा दिन आए हुए नहीं, लेकिन बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आई, नए नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। डेली डेली हर एक दिन नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है। तो इसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, हाँ, और ये क्या कहते हैं कि आगे जो डेवलपमेंट होने हैं, इन सबको अगर हमें सही से समझना है, इन सब चीज़ों को हमें सही से समझना है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या क्या है, मतलब कि कौन से ऐसी चीजें हैं जो एकदम सेंसेशन बना। तो इनमें सबसे बड़ी बात तो हमें ये देखना है कि बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी जाती है, डेली की डेली नई नई टेक्नोलॉजी जाती है। कुछ तो होती है सक्सेस होती है, कुछ नहीं सक्सेस होती है, कुछ होती है कि कुछ टाइम बाद गायब हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी होती है जो आगे बढ़ती रहती भी है, हाँ, और वो उस दुनिया में बनी भी रहती है। ठीक है, समय के साथ इस दुनिया में बनी भी रहती है, उनका नाम भी है, उनके काम भी चल रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा यूज भी है। इमर्जिंग ट्रेंड्स आर द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, मतलब कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इमर्जिंग ट्रेंड्स आर द मॉडर्न टेक्नोलॉजी दैट ट्रेंड, हाँ, जिन्होंने पॉपुलैरिटी गेन कर ली, और उन्होंने क्या कहते हैं कि नए ट्रेंड्स, क्या कहते हैं कि यूजर्स के अंदर नए ट्रेंड्स क्रिएट करा। ठीक है, ना बात तो समझ आ गई। अब इस चैप्टर में हमें यही कुछ ट्रेंड को समझना है। तो सबसे पहले हम देखें, सबसे पहला जो ट्रेंड है किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारे फोन में मैप वगैरह, वही लिखा हुआ, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ मैप्स इन योर स्मार्टफोन आर एबल टू गाइड यू टू टेक फास्टेस्ट रूट ऑन योर डेस्टिनेशन बाय एनालाइजिंग रियल टाइम डेटा सच अ ट्रैफिक कंडीशन। तो मतलब कि देखो, रियल टाइम डेटा को क्या कहते हैं कि वो क्या कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, रियल डेटा को एनालाइज कर सकता है। क्या, जो क्या कहते हैं कि मैप्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि इधर से जाएंगे तो हमें क्या कहते हैं कि आसानी से हम पहुंच सकते हैं। जब हम फोटो को अपलोड करते हैं किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट में, हाँ, तो क्या कहते हैं कि, हाँ, तो अब उसका नाम क्या होता है कि हमारे दोस्तों का नाम जब हम फोटोज वगैरह डालते हैं, इंस्टा पे हो गया या फेसबुक पे हो गया, तो क्या होता है कि जो उनके हमारे दोस्तों के नाम है उसके ऊपर उनका नाम पहले से ही आ जाते हैं, हाँ, कि ये क्या, ये यही पर्सन है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये सब किसके हैं, यही सब एप्लीकेशन है इसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यही हुआ कि कि इंटेलिजेंस हो लेकिन आर्टिफिशियल ही हो, इंटेलिजेंस तो हो लेकिन क्या कहते हैं कि एक प्रकार से आर्टिफिशियल ही हो, मतलब कि, हाँ, द इंटेलिजेंट डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट लाइक सीरी, गूगल, हाँ, गूगल नाउ, कोर्टाना, अलेक्सा आर ऑल पावर्ड बाय एआई। जितनी भी ये सीरी होती है, जितनी भी क्या कहते हैं कि, हाँ, सीरी हो गया, क्या कहते हैं गूगल हो गया, क्या कहते हैं कि गूगल नाउ, कोर्टाना, ये सब किसके एग्जाम, ये सब एग्जाम्पल है कि कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंडेवर्स टू सिमुलेट द नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इनटू द मशीन। तो अब जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज एआई, तो बताना क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये यही दिख रहा है यहाँ से कि कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंडेवर्स टू, एंडेवर्स का मतलब होता है कि क्या कहते हैं कि प्रयास करना। ठीक है, एंडेवर्स टू स्टिमुलेट द सिमुलेट द नेचुरल इंटेलिजेंस, नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इनटू मशीन। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब हुआ कि जब मशीन्स बिहेव करने लगे इसकी तरीके से, इंसानों की तरह मशीन्स जो क्या कहते हैं बिहेव करने लगे इंसानों की तरह, तो उसे ही बोला गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इतना बात समझ में है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। हाँ, अब आगे, क्योंकि ये क्या करता है दस मेकिंग देम बिहेव इंटेलिजेंटली, यानी कि आर्टिफिशियल
और क्या कहते हैं कि दूसरा पॉइंट लिख दो, इट मेक्स मशीन टू बिहेव इंटेलिजेंटली। दोनों पॉइंट समझ में आ गए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या कहते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब ह्यूमन बीइंग को हमने क्या कहते हैं कि मशीन्स के द्वारा इसका सिमुलेशन किया जाए, कॉपी किया जाए। क्या जब पूछा जाएगा कि एआई क्या है, एआई, तो आंसर क्या लिखेंगे? सबसे पहला लिख दीजिए कि इट इज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बिहेवियर, ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेसेस बाय मशीन्स। ठीक है, ओके। यानी कि मशीन्स के द्वारा क्या कहते हैं कि जब क्या कहते हैं कि इंसानों की तरह, जब मशीन इंसानों की तरह काम करने लगे तो उसी को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ठीक है, इतना बात समझ में आई नहीं समझ में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, इट, हाँ, इट क्या कहते हैं कि ये क्या करता क्या है? इट अलाउज या इट मेक्स कंप्यूटर्स और मशीन्स टू, या इट इनेबल, लिख दो या मेक्स लिख दो, इट इनेबल द कंप्यूटर्स। ठीक है, इट इनेबल्स, इट इनेबल द कंप्यूटर्स और मशीन्स टू बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग, जैसे इंसान बिहेव करता है वैसे behave। ठीक है, इसी को बोला गया। जैसे कि कहते हैं कि ये डिसीजन डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, जितनी भी डिसीजन मेकिंग, तो क्या कहते हैं कि एआई की माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ एआई, विद द हेल्प ऑफ एआई, द कंप्यूटर्स और मशीन्स, चाहे वो कंप्यूटर्स हो चाहे मशीन्स हो, कैन थिंक एंड मेक डिसीजंस, मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन बीइंग। तो मतलब ह्यूमन बीइंग की तरह से क्या कहते हैं कि ये लोग भी डिसीजन वगैरह बना सकते हैं, इसी को बोला गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इतना बात समझ में आई नहीं समझ, यानी कि ये ह्यूमन बीइंग को इमिटेट कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब आगे, हाँ, एन इंटेलिजेंट मशीन इज सपोज टू इमिटेट सम कॉग्निटिव फंक्शन, कुछ कॉग्निटिव फंक्शंस होंगे ह्यूमन बाई के, इसको इमिटेट करने की कोशिश करेगा। क्या करता है कि एन इंटेलिजेंट मशीन, जो मशीन होगी क्या करेगी, वो इसको इमिटेट करने की कोशिश करेगी। किसको इमिटेट करने की कोशिश करेगी? कॉग्निटिव फंक्शंस को, चाहे लर्निंग हो जाए या डिसीजन मेकिंग हो गया या प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, इतना बात समझ में आई नहीं समझ में? और इन ऑर्डर टू मेक मशीन्स परफॉर्म टास्क विद मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब कि इंसान के ज्यादा इंटरवेंशन ना करे और वो मशीन काम करती रहे, दे आर प्रोग्राम्ड टू क्रिएट अ नॉलेज बेस। तो उनमें क्या किया क्रिएट किया जाता है? नॉलेज बेस क्रिएट करती है। प्रोग्राम, दे आर प्रोग्राम्ड टू क्रिएट अ नॉलेज बेस, यानी कि क्या कहते हैं कि वो लोग अपना क्या कहते हैं कि नॉलेज बेस बना लेते हैं। जितने भी एआई होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, वो लोग अपना नॉलेज बेस, जैसे हम लोगों के अंदर हमारा दिमाग होता है, तो वैसे ही इनके अंदर क्या होता है? नॉलेज बेस होता है।
वैसे ही एआई के, जैसे हम लोगों के अंदर हमारा दिमाग होता है जिसमें हम सोचते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वैसे इनके पास भी क्या होता है, नॉलेज बेस होता है। इनके पास क्या होता है, नॉलेज बेस होता है। ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक मशीन्स प्रोग्राम टास्क टू मिनिमम ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब कि इंसानों का ज्यादा इंटरवेंशन ना हो, दे आर प्रोग्राम्ड टू क्रिएट अ नॉलेज बेस, यानी कि उनको ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि क्या क्या बना दिया जाए, एक नॉलेज बेस बना दिया, मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इट, और क्या कहते हैं कि उसके ऊपर डिसीजन बनाना है। एआई सिस्टम कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो ध्यान में रख लेना, एआई सिस्टम क्या नए नए चीजों को ही पढ़ सकता है क्या, या नई चीजों को समझ सकता है क्या? नहीं, एआई सिस्टम जो है अभी जो चल रहा है उसको भी समझ सकता है, पीछे की भी चीजों को समझ सकता है, और क्या कहते हैं कि आगे की चीजों को भी समझ। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एआई। अब आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, व्हाट इज नॉलेज बेस, जैसे कि अभी हमने बताया ना, तो नॉलेज बेस क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ दिमाग में सारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो किसी मशीन में कहाँ पे स्टोर होती है, नॉलेज बेस में इंफॉर्मेशन, किसी भी मशीन में स्टोर, नॉलेज कहाँ पे स्टोर होती है, नॉलेज बेस में स्टोर होती है। ठीक है। तो व्हाट इज नॉलेज बेस, नॉलेज बेस क्या होता है, अब अगला क्वेश्चन ये हो सकता है। तो व्हाट इज नॉलेज बेस, नॉलेज बेस, अ नॉलेज बेस इज अ स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि नॉलेज बेस वो होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। ओके। कंसिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स, जो जो इंफॉर्मेशन में फैक्ट्स होंगे, अजम्पशंस होंगे, और रूल्स होंगे, जिसकी वजह से एआई यूज कर सकता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है। नॉलेज बेस में जो भी फैक्ट होंगे, जो भी एजम्पशंस होंगे, और जो भी रूल्स होंगे, उनका यूज करके क्या कहते हैं कि एआई सिस्टम क्या करता है, अपना डिसीजन बनाता है। इतना बात समझ में आया? ओके। अब हम बात कर लेते हैं मशीन लर्निंग की। तो देखो, मशीन लर्निंग जो है वो एआई का सब सिस्टम है, वो एआई का पार्ट है। मशीन लर्निंग जो है वो क्या कहते हैं कि एआई का पार्ट है, मशीन लर्निंग जो है वो एआई का क्या कहते हैं, पार्ट है। तो मशीन लर्निंग का, हाँ, मशीन लर्निंग इज अ सब सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज अ सब सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर इन computers have ability to learn from the data using statistical technique। तो यानी कि मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्निंग में क्या होता है कि कि मशीन लर्निंग में होता है कि वो सारी चीजों को लर्न कर सके कौन से टेक्निक्स का यूज करके, स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज करके, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करके, और बिना किसी ह्यूमन बीइंग के हेल्प। ठीक है। ओके। इतना बात समझ में, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड बाय ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के द्वारा बिना प्रोग्राम किया गया हो, और वो क्या कहते हैं कि अपना वो लर्न करना शुरू करते हैं, तो इसी को कहते हैं मशीन लर्निंग। यानी कि अब आ जाता है अगला क्वेश्चन, क्या आ सकता है, तो देखो एआई के ही पार्ट है, एआई के ही पार्ट है क्या, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब क्या हुआ कि मशीन खुद से लर्न करेगी बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के जब मशीन लर्न करने लगे तो उसे बोलते हैं मशीन लर्निंग। ठीक है। तो मशीन लर्निंग इज सब सिस्टम ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब सिस्टम होता है वेयर इन कंप्यूटर्स हैव एबिलिटी टू, कंप्यूटर्स हैव एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम डेटा, यानी कि डेटा से सीख सकते हैं यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स विदाउट विदाउट बीइंग विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली, मतलब कि यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो डेटा, जो मशीन लर्निंग होता है इसमें, मशीन लर्निंग में क्या होता है कि बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, ये क्या कहते हैं कि जो मशीन लर्निंग होती है, ये बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के सीख सकती है। ठीक है। इसे बोला गया मशीन लर्निंग। ये कैसे सीखती है, इसको सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, जो डेटा इसके पास पहले से है, जो डेटा इसके पास पहले से है, उसको उसको क्या करते हैं कि इस ये यूज करते हैं, जो डेटा इसके पास पहले से होता है
उसको यूज करेंगे, उस पे कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाएंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी वगैरह होता है, प्रोबेबिलिटी वगैरह, इन सबको यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक को लगाते हैं। और बिना किसी प्रोग्राम के, ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती, तभी तो मशीन लर्निंग है, ठीक है। बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के वो बड़े आसानी से लर्न करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ एल्गोरिदम होगा, मशीन लर्निंग में क्या होता है, एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग में क्या होता है, एल्गोरिदम्स होते हैं। इट कंप्राइजेस ऑफ इट कंप्राइजेस एल्गोरिथम्स, इसमें बहुत सारे एल्गोरिथम्स होंगे, दैट यूज डेटा टू लर्न ऑन द ईयर एंड मेक प्रेडिक्शंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मशीन लर्निंग में क्या होता है, एल्गोरिथम्स होते हैं, वो एल्गोरिथम्स क्या करते हैं कि डेटा से, जो इसके पास डेटा होगा उससे ये खुद सीखते हैं, उससे ये खुद सीखते हैं, और कुछ ना कुछ क्या कहते हैं कि अपना प्रेडिक्शंस करते हैं, कुछ ना कुछ अपना ये प्रेडिक्शंस करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो एल्गोरिथम्स होते हैं, द एल्गोरिथम्स द एल्गोरिथम्स विच मेक्स predictions on the basis of data are known as models। उन्हें ही क्या बोला गया, मॉडल्स। जो एल्गोरिदम्स क्या करेंगे, जो एल्गोरिदम्स डेटा के बेसिस पे क्या बना रहे हैं, ओ डिसीजंस बना रहे हैं, प्रोडिक्शंस कर रहे हैं, प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, उन्हें ही बोला जाता है मॉडल से बोला गया, उन्हें क्या बोला गया, मॉडल से बोला गया, ठीक है। इतना समझ में आया? तो चौथा, मॉडल्स आर फर्स्ट ट्रेंड, इनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, एंड टेस्टेड, फर्स्ट ट्रेन्ड बाई फर्स्ट ट्रेन्ड बाई ट्रेनिंग डेटा। पहले इनको ट्रेनिंग डेटा से क्या कहते हैं कि ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग डेटा, एंड देन टेस्टेड बाई टेस्टिंग डेटा। दो प्रकार के डेटा होते हैं, ध्यान रखना। कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो टेस्ट करने में यूज आता है, तो उन्हें टेस्टिंग डेटा बोला गया है। कुछ डेटा ऐसे होते हैं कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग करने में काम आते हैं, तो उनका नाम होता है ट्रेनिंग डेटा। इतना बात समझ रहे हैं? आफ्टर सक्सेसिव ट्रेनिंग, मतलब बहुत सारी ट्रेनिंग के बाद में इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ एक्सेप्टेबल क्या कहते हैं कि मॉडल की, मतलब कि जब बार बार ट्रेनिंग करते रहोगे, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जितने को हम एक्सेप्ट कर सकते। हाँ, ठीक है। जितने चीजों को हम, जो भी प्रिडिक्शंस करेगा, अब हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। इतना बात समझ में है? बार बार ट्रेनिंग करने के बाद में, जब बार बार आप ट्रेनिंग करोगे, आफ्टर सक्सेसिव ट्रेनिंग, क्या होता है कि ये जो मॉडल्स होते हैं अपना रिजल्ट देते हैं, और ट्रेनिंग्स, सॉरी, आफ्टर सक्सेसिव ट्रेनिंग्स, ये क्या करते हैं कि ये मॉडल्स आर एबल टू मेक प्रेडिक्शंस मेक प्रेडिक्शंस विद एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है।
तो यहाँ पे भैया फिर से मैं बताता हूँ, समझने वाली बात है कि जब आपसे पूछा जाए कि मशीन लर्निंग क्या है, तो मशीन लर्निंग एक ऐसा ऐसी डिवाइस, मशीन लर्निंग मतलब कि क्या कहते हैं कि ये पार्ट होता है। सबसे पहले तो बता दो कि जब पूछा जाए पेपर में कि व्हाट इज मशीन लर्निंग, तो सबसे पहला स्टेप लिखना है कि मशीन लर्निंग जो होता है वो सब सिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो कि मशीन लर्निंग में क्या करते हैं कि जो क्या कहते हैं कि मशीन्स होती हैं, जो मशीन्स होती हैं या जो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो विदाउट एनी प्रोग्राम, मतलब कि इंसानों के द्वारा प्रोग्राम नहीं किया गया, कुछ एल्गोरिदम्स होंगे उनकी सहायता से, विदाउट एनी प्रोग्राम कुछ एल्गोरिदम्स होंगे उनकी सहायता से क्या करते हैं कि ये, हाँ, प्रिडिक्शंस करते हैं। किसके बेसिस पे? प्रीवियस डेटा के बेसिस पे सीखते हैं। प्रीवियस डेटा जो इनको डेटा प्रोवाइड किया जाता रहता है उससे सीखते हैं। ठीक है। मशीन्स को जो डेटा प्रोवाइड किया जाता रहता है उनको सीखते हैं। मान लीजिए मशीन है, हाँ, अब इधर से क्या कहते हैं कि मशीन मतलब एल्गोरिथम्स होंगे। क्या है? एल्गोरिथम्स। ये एल्गोरिथम्स जो होंगे, एल्गोरिथम्स ही सीखने वाले, और यहाँ से डेटा आएगा। हाँ, डेटा। अब फिर क्या कहते हैं कि ये बार बार प्रिडिक्शंस, बार बार प्रिडिक्शंस, तो ये ऐसे चलता रहेगा। तो ये एल्गोरिथम्स जो होते हैं, एल्गोरिथम्स की सहायता से ये डेटा को क्या कहते हैं, एनालाइज करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, डेटा से सीखते हैं, और फिर कुछ प्रिडिक्शंस करते हैं, फिर अपना कुछ प्रिडिक्शंस। ओके, तो इतना आपको बात समझ में आ गया कि मशीन लर्निंग क्या होता है क्या नहीं होता। थर्ड पॉइंट, जो थर्ड चीज आता है, ये भी एनएलपी, एनएलपी जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये भी मशीन लर्निंग का ही पार्ट, ओ सॉरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी किसका पार्ट है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी किसका पार्ट है ये भी क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग का पार्ट है, सॉरी, एआई का पार्ट है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम सर्च इंजन होता नहीं है, जिसमें जैसे सर्च इंजन में बोलते हैं हेलो, तो जब उसमें जब हम कुछ भी बोलने लगते हैं तो वो अपना प्रेडिक्ट करने लगता है, वो प्रेडिक्ट करने लगता है कि आगे क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है। ठीक है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी डील्स विथ द इंटरेक्शंस बिटवीन ह्यूमन, एनएलपी इंटरेक्शन किसके किसके बीच में, ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स, यूजिंग ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज, यूजिंग नेचुरल लैंग्वेजेस स्पोकन बाई ह्यूमंस, जैसे इंग्लिश, हिंदी वगैरह वगैरह। तो क्या मैंने बताया कि एनएलपी जो होता है यहाँ पे इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन करता है किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में, ये इंटरेक्शन कराता है, तो कहते हैं कि ये इंटरेक्शन कराता है, हाँ, एनएलपी जो होता है कंप्यूटर्स और इंसानों के बीच में इंटरेक्शन कराने के लिए काम करता है। ठीक है। नाम से ही सुनो, नाम से ही लगा हुआ है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो एनएलपी इज द, हाँ, प्रोसेस, एक प्रकार से क्या कहते हैं कि प्रोसेस हो गया, या एक क्या कहते हैं कि एल्गोरिथम हो गया, हाँ, ये सब सिस्टम ऑफ एनएलपी इज और सब सिस्टम ऑफ एआई, ये एआई का सब सिस्टम होता है विच इनेबल द कंप्यूटर सिस्टम्स और मशीन्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द नेचुरल लैंग्वेजेस
स्पोकन बाय ह्यूमंस। तो ह्यूमन के द्वारा जो भी बोले वाली लैंग्वेज है, अगर उनको क्या कहते हैं कि उनको ये क्या करते हैं कि जब कंप्यूटर समझने लगते हैं, उनको कंप्यूटर समझने लगते हैं, और समझने के साथ साथ में ही क्या कहते हैं कि उसको एनालाइज भी करने लगते हैं, तो इसी को हमने बोल दिया एनएलपी। इसी को हमने क्या बोल दिया, एनएलपी बोल दिया। आगे कि जब हम देखो क्या करते हैं कि हम अपने इसी वजह से, हाँ इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि आजकल हम वेब पे भी सर्च कर पा रहे हैं, बोल करके सर्च कर पा रहे हैं, ठीक है। ठीक है। एग्जाम्पल थर्ड, ड्यू टू एनएलपी, एनएलपी की वजह से वी कैन, या इट इज पॉसिबल टू, ड्यू टू एनएलपी इट इज पॉसिबल टू सर्च विद और ऑपरेट और कंट्रोल आर डिवाइसेस। आज हम कल अपने डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल आर डिवाइसेस यूजिंग आर वॉइस। हम अपनी आवाज का यूज करके हम ये सब क्या कर सकते हैं कि एनएलपी से हम डिवाइसेस को ऑपरेट कर सकते हैं। ये सब किसकी वजह से है, एनएलपी की वजह से, ठीक है। एनएलपी की, अब एनएलपी सिस्टम कैन परफॉर्म, ये क्या कर सकता है, टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट कर सकता है, एंड स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट, एंड स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन, दोनों ही कर सकता है, दोनों ही कर सकता है। इतना बात समझ में। तो जितना भी यानी कि यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि इसमें किसका यूज किया जाता होगा, मशीन लर्निंग का भी, मतलब कि यहाँ पे मशीन क्या करती है, बार बार सीखती है, एक प्रकार से ये भी मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। हाँ, मशीन लर्निंग और एआई का ही पार्ट हुआ, ठीक है, जिसमें ये क्या कहते हैं कि चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखो, machine translation is rapidly emerging field where the machines are able to translate text from one language to another। तो आजकल मशीन ट्रांसलेशन आ गई, तो अब आज मान लो कि कल को पूछ लिया गया कि व्हाट इज मशीन ट्रांसलेशन, व्हाट इज मशीन ट्रांसलेशन, तो आप बताओगे कि मशीन ट्रांसलेशन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, मशीन ट्रांसलेशन इज ए टेक्नोलॉजी, मशीन in which machines are able to translate text from one language to another। जो उसमें क्या कहते हैं कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि मशीन्स कन्वर्ट कर सकती हैं। हाँ, और किसमें, विद द हेल्प ऑफ क्या कहते हैं कि, हाँ मतलब कि कुछ ना कुछ करेक्टनेस तक, तो मतलब कि मैक्सिमम करेक्टनेस तक क्या कहते हैं कि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी कि मशीन ट्रांसलेशन आपको समझ में आ गया। एनदर emerging एप्लीकेशन एरिया इज ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस। ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विसेज में भी क्या कहते हैं कि एनएलपी का यूज किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि एनएलपी का यूज कहाँ, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी। तो एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी में मैंने बताया, एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी। तो एनएलपी का एप्लीकेशन अभी पढ़ा ना, क्या पढ़ा, सबसे पहले मशीन ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन में इसका यूज किया जाता है जब एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, तो जैसे हम गूगल पे क्या कहते हैं कि कन्वर्ट कर लेते हैं किसी भी लैंग्वेज को। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि अगला आता है ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस, ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं कि ये सब किसके, ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस, ये भी एनएलपी का एप्लीकेशन है जहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करता है कस्टमर से, और उनके क्वेरीज या उनके कंप्लेंट को सॉल्व करता है, उनकी क्वेरीज और उनकी कंप्लेंट्स को सॉल्व करता है। ओके, इतना बात समझ में आती है। अगला, अगला आता है इमर्सिव एक्सपीरियंसेस। तो इसको देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। अब आजकल तो थ्री डी वीडियोग्राफी आ चुका है, क्या आ चुका है, विथ थ्री डी वीडियोग्राफी द जॉय ऑफ वॉचिंग मूवीज इन थिएटर्स हैज रीच्ड टू द न्यू लेवल। अब क्या कहते हैं कि एक नया वो हो गया है। वीडियो गेम्स आर ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड टू द इमर्सिव एक्सपीरियंसेस टू द प्लेयर। इमर्सिव एक्सपीरियंसेस अलाउ अस टू विजुअलाइज, फील एंड रिएक्ट बाय सिमुलेटिंग आर सेंसेस। यानी कि क्या कहते हैं कि हम अपने सेंसेस को सिमुलेट करके हम उनको फील कर सकते हैं, उनको हम समझ सकते हैं।
ठीक है। ये सारी चीजें उनको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। इट इनहेंसेस आर इंटरेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट, यानी कि देखो इमर्सिव एक्सपीरियंस की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि कुछ ज्यादा ही चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ ज्यादा ही चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसमें देखो कौन से, इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्या आता है कि वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, दो प्रकार की रियलिटी होती है, उसको लाना होता है। इसके दो प्रकार की रियलिटी होती है, उनको लाना होता है। तो यहाँ पे अब हमें यही समझना है कि क्या होता है ये इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इमर्सिव एक्सपीरियंस के बारे में। इमर्सिव एक्सपीरियंस का मतलब जैसे कब कोई गेम वेम खेलता रहता है तो कहते हैं गेम में फील आ रही है भैया, आज ऐसा वाला ये वाली गेम है। तो गेम में जब ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना होता है तब आपको कैच की बात आती है, इमर्सिव एक्सपीरियंसेस। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि इमर्सिव एक्सपीरियंसेस क्या है। इमर्सिव एक्सपीरियंसेस। तो क्या होता है, दीज इमर्सिव एक्सपीरियंसेस allows allow us टू विजुअलाइज, चीजों को विजुअलाइज करना, विजुअलाइज, फील एंड रिएक्ट बाय सिमुलेटिंग आवर सेंसेस, स्टिमुलेटिंग आवर सेंसेस। ठीक है। तो यानी कि एक प्रकार से क्या होता है, ये हमें विजुअलाइज करने का मौका देता है, ये हमें चीजों को फील करने का मौका देता है और हम उस चीजों पे रिएक्ट कर सकें। ठीक है। एक प्रकार से ये क्या करता है कि हमारे इंटरेक्शन को बढ़ा देता है, एक प्रकार से ये हमारे इन्वॉल्वमेंट को बढ़ा देता है। ठीक है। इट इनहेंसेस आर इंटरेक्शन और एंड इन्वॉल्वमेंट। ये हमारे आजकल ये गेमिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा गेमिंग वगैरह में किया जाता है, या 3D वीडियोग्राफी में किया जाता है। क्या क्या बताया, ये हमारे इंटरेक्शन और इन्वॉल्वमेंट को बढ़ा देता है, ये हमारे इंटरेक्शन और इन्वॉल्वमेंट को बढ़ा देता है। मेकिंग, क्या करता है कि मेकिंग देम मोर रियलिस्टिक एंड इंग्लिश, मेकिंग देम, बाई मेकिंग देम मोर रियलिस्टिक, चीजों को ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक कर देता है। मतलब कि अगर हमें गेम जब हम खेल रहे होंगे तो लगेगा कि एक्चुअल में हम जब गन गेम में गन चल रही थी तो हमें लगता है कि हम एक्चुअल में गन चला रहे हैं, या जब गेम में गाड़ी चल रही है तो हमें लगेगा कि हम एक्चुअल में गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है। मेकिंग मोर रियलिस्टिक एंड एंगेजिंग। हाँ, गेम में कोई गाड़ी वाड़ी चल रही होती है तो हमें लगेगा हाँ एक्चुअल में हम ही गाड़ी चला रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो क्या कहते हैं कि फील जो आता है इसी को बोलते हैं इमर्सिव एक्सपीरियंस। ओके। इतना बात समझ में आई नहीं समझ में? अब इसका यूज कहाँ पे किया गया, इमर्सिव एक्सपीरियंसेस का यूज कहाँ पे किया, इमर्सिव एक्सपीरियंसेस आर या हैव बीन, इमर्सिव एक्सपीरियंसेस हैव बीन यूज्ड इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग। इसका कहाँ पे यूज किया जाता है, ट्रेनिंग में, जैसे ड्राइविंग सिमुलेटर्स में ट्रेनिंग, फ्लाइट ट्रेनिंग सच एज, ट्रेनिंग में इसका यूज किया जाता है सच एज फ्लाइट सिमुलेटर, कैसे फ्लाइट को उड़ाने का, हाँ सच एज फ्लाइट सिमुलेटर एंड ड्राइविंग सिमुलेटर, फ्लाइट सिमुलेटर, ड्राइविंग सिमुलेटर्स। तो ये हो गए इमर्सिव एक्सपीरियंस। ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब इमर्सिव एक्सपीरियंस को हम अचीव कैसे कर सकते
इसको अचीव करने के दो तरीके, या तो ऑगमेंटेड रियलिटी से, या तो ऑगमेंटेड रियलिटी से, या तो फिर क्या कहते हैं कि इट कैन बी अचीव्ड, इट कैन बी, इट का मतलब यहाँ पे इमर्सिव एक्सपीरियंसेस, इमर्सिव एक्सपीरियंसेस कैन बी अचीव्ड, इमर्सिव एक्सपीरियंस कैन बी अचीव्ड यूजिंग वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। दो प्रकार की रियलिटी होती है, इनको यूज करके क्या कहते हैं, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज करके इमर्सिव एक्सपीरियंस को हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में वर्चुअल रियलिटी है क्या। अब हमें समझना है कि वर्चुअल रियलिटी है क्या। तो देखो, जितनी भी चीजें, अब इसको समझते हैं किताब से कि एवरीथिंग दैट वी एक्सपीरियंस इन आर रियलिटी इज परसीव्ड थ्रू आर सेंसेस। जो भी हम रियलिटी को सोचते हैं कि ये हमें क्या कहते हैं कि हमें पता चलता है, वो किससे हम गेन करते हैं, वो किससे हम गेन करते हैं, हम अपने सेंसेस के थ्रू से गेन करते हैं। इन चीजों को हम किससे गेन करते हैं, अपने सेंसेस के थ्रू क्या कहते हैं कि हम गेन करते हैं। अब फ्रॉम दिस, हाँ, फ्रॉम दिस came to an idea that if we can present our senses and made up non-real information, हाँ, कि देखो जो भी चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं कि रियल में चीजें हैं, उसके लिए जब जब हम किसी भी चीज को कहते हैं कि ये चीज रियल में है, तो उसको हम किससे एक्सपीरियंस करते हैं, अपने सेंस ऑर्गन से। ठीक है, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि कोई भी चीज रियल में है या नहीं, तो उसको हम किससे एक्सपीरियंस करते हैं, रियल ऑर्गन, मतलब कि क्या कहते हैं कि रियलिटी को पहचानना होता है तो अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करना पड़ता है, हमें अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करना। लेकिन लेकिन अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने सेंसेस को अगर हम जोड़ सकें, इफ वी कैन प्रेजेंट आवर सेंसेस विद मेड अप और नॉन रियल इंफॉर्मेशन, तो जो नॉन रियल इंफॉर्मेशन के साथ में अगर हम अपने परसेप्शंस को ला लें कि अच्छा ये चीज तो ये ऐसे ही है, तो उसे की बोल दिया जाता है वर्चुअल रियलिटी। ठीक है। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, अब ये समझो वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, ये समझो कि वर्चुअल रियलिटी इज थ्री डायमेंशनल। क्या ये थ्री डायमेंशनल, इज अ थ्री डायमेंशनल कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन, इज थ्री डायमेंशनल कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन। ये कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन होता है दैट सिमुलेट द रियल वर्ल्ड, दैट स्टिमुलेट द रियल वर्ल्ड। तो देखो, तो वर्चुअल रियलिटी क्या है कि एक प्रकार से थ्री डी सिचुएशन होती है, एक प्रकार से क्या होता है, ये थ्री डी सिचुएशन होती है जो किसको सिमुलेट करता है, जो किसको स्टिमुलेट करता है कि ये रियल वर्ल्ड के जैसा है, चीजें क्या है रियल वर्ल्ड के जैसे। ठीक है, कि हाँ, द यूजर कैन, द यूजर कैन इंटरेक्ट विद एनवायरमेंट एंड एक्सप्लोर एनवायरमेंट बाई गेटिंग immersed विद इन इट।
while interacting while interacting with the objects while interacting with objects and other access of users। तो सुनो, यहाँ पे क्या होता है कि वर्चुअल रियलिटी तो समझ आ गया कि एक प्रकार से 3D सिचुएशन होती है जो स्टिमुलेट करता है रियल वर्ल्ड को, मतलब रियल वर्ल्ड को इमिटेट करने की कोशिश करता है। आगे दूसरा जो है, यूजर क्या करते हैं, कैसे इसके साथ में यूजर क्या कहते हैं कि द यूजर कैन इंटरेक्ट विद एंड एक्सप्लोर इंटरेक्ट विद एंड एक्सप्लोर एनवायरनमेंट। हम इंटरेक्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को साथ में, या इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं तब जब तक उसमें वो क्या करेगा कि जब उसमें क्या कहते हैं कि वो इन्वॉल्व हो जाएगा, जब वो क्या कहते हैं कि इमर्ज हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट के थ्रू या उसके एक्शन के, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ तक तो हमारे समझ में आ गया है क्या होता है क्या नहीं। एट प्रेजेंट इट इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ VR हेडसेट्स, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स, वर्चुअल रियलिटी। हाँ, तो अगर हमें क्या कहते हैं कि वर्चुअल रियलिटी को गेन करना है, वर्चुअल रियलिटी को गेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। हाँ, वर्चुअल रियलिटी कैन बी गेन थ्रू, वर्चुअल रियलिटी को गेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें ऐसी लेनी पड़ेगी जो हमें वर्चुअल रियलिटी कैन बी अचीव्ड, वर्चुअल रियलिटी इज अचीव्ड बाई, वर्चुअल रियलिटी कैसे अचीव की जाती है, वर्चुअल रियलिटी इज अचीव्ड बाई या विद द हेल्प ऑफ VR सेट्स, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स का वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स का यूज करके, वर्चुअल रियलिटी के हेडसेट्स का यूज करके कहते हैं कि हम वर्चुअल रियलिटी को गेन कर सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी को गेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर अगर हमें वर्चुअल रियलिटी के एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बनाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ सेंसरी इंफॉर्मेशन जैसे साउंड, स्मेल, मोशन, टेम्परेचर, ये सब भी क्रिएट करनी है, ठीक है। ठीक है, तो यानी कि कहते हैं कि ये क्या करते हैं कि जैसे अगर मान लो कि अगर वर्चुअल रियलिटी को और ज्यादा एक्सपीरियंस बनाना है, वर्चुअल रियलिटी को और ज्यादा एक्सपीरियंस बनाना होगा तो उसमें से क्या आनी चाहिए, वैसे स्मेल आनी चाहिए, वैसे ही उसमें से साउंड आने चाहिए, वैसे ही उसमें से मोशन होना चाहिए, वैसे ही उसका टेम्परेचर हो, तो ये वर्चुअल रियलिटी पता चल जाती है। तो ठीक है, वर्चुअल रियलिटी के लिए लोग हेडसेट्स वगैरह यूज करते हैं, देखिए। हाँ, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। इट इज अ कंपेरेटिवली न्यू फील्ड एंड हैज फाउंड इट्स एप्लीकेशन इन गेमिंग। सबसे ज्यादा इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, वर्चुअल रियलिटी को गेमिंग में, मिलिट्री ट्रेनिंग में यूज किया जाता है, मेडिकल प्रोसीजर्स में यूज किया जाता है, एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सोशल साइंस एंड साइकोलॉजी में इसका यूज किया जा रहा है, इंजीनियरिंग, बहुत जगह पे ये क्या कहते हैं कि चीजों को बढ़िया समझने के लिए, चीजों को अच्छे से लर्न करने के लिए वर्चुअल रियलिटी का यूज किया जा रहा है। इतना बात समझ में है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि वर्चुअल रियलिटी में हमेशा कुछ ना कुछ चीजें नई बन रही, वर्चुअल रियलिटी में हमेशा कुछ ना कुछ चीजें नई बन रही है। तो वही लिखा है कि अनलाइक वर्चुअल रियलिटी द ऑगमेंटेड रियलिटी डज नॉट क्रिएट समथिंग न्यू। हाँ, वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, नया चीज बनाता है, लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी कोई भी नया चीज नहीं बनाता, ये क्या कर देता है, बस उसमें चेंज कर देता है, ये क्या कर देता है, उसमें चेंज कर देता है। तो अगला क्या होता है कि अगला आपसे आया कि ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है ये समझ। ऑगमेंटेड रियलिटी, देखो उसमें नई चीजें क्रिएट होती थी, उसमें क्या होता था, नई चीजें क्रिएट होती थी, लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी में कोई नई चीज नहीं क्रिएट होती, ऑगमेंटेड रियलिटी में कोई चीज नई नई नहीं क्रिएट होगी। ये क्या करता है, जो चीजें पहले से पड़ी हुई है, जो पड़ी चीजें पड़ी हुई, इट जस्ट अल्टर्स और augments the perception of the underlying physical world through additional information, कुछ उसके इंफॉर्मेशन के थ्रू उसको, मतलब कि जो भी फिजिकल वर्ल्ड, जो उसका जो इंफॉर्मेशन होता है, जो उसका परसेप्शन होता है, उसको चेंज कर देता है। ऑगमेंटेड रियलिटी नई चीजों को क्रिएट नहीं करता, बल्कि उनके परसेप्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, उनके परसेप्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। अब हमें समझना है कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है। देखो, द सुपर
position of computers. The superimposition of computers generated perceptual information over existing physical surroundings is called as augmented reality. इसका मतलब क्या है? एक प्रकार से देखो, आपके जो ये परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ओवर एग्जिस्टिंग, जो भी पहले आपके पास में क्या कहते हैं कि पहले से ही सराउंडिंग है, उसके बारे में और अच्छे से जानना, उसके बारे में और अच्छे से समझना, आपका परसेप्शन नया तरीका से सोचना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि क्या कहते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। इट एड्स कंपोनेंट्स टू द डिजिटल वर्ल्ड, टू द फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि क्या कहते हैं, along with the associated tacticals and other sensory requirements, thereby making the environment interactive and digitally manipulable। मतलब कि उस environment को क्या करता है, उस environment को ये क्या करता है कि digitally manipulable बना, इसकी वजह से क्या कहते हैं कि digitally manipulation बना सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता क्या है, देखो, जैसे इसका एक एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ, देखो, यूजर्स कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट नियरेस्ट प्लेसेस विद रेफरेंस टू दियर करंट लोकेशन। तो क्या होता है कि इसकी वजह से देखो क्या होता है कि लोग यहीं बैठे बैठे क्या कहते हैं कि दूसरी जगह का इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। दे कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेसेस एंड चूज द ऑन द बेसिस ऑफ यूजर रिव्यू। तो यूजर रिव्यूज के बेसिस पे वो लोग क्या कर सकते हैं, एक ना दूसरे जगहों के बारे में समझ सकते हैं, दूसरे जगहों के बारे में समझ सकते हैं दैट हेल्प ऑफ लोकेशन बेस्ड एआर ऐप। मतलब कि कहते हैं कि लोकेशन बेस्ड जो ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप होंगी, ट्रैवलर्स क्या कर सकते हैं कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। हाँ, उनके हिस्टोरिकल प्लेसेस के रियल टाइम इंफॉर्मेशन, मतलब अभी क्या कैसी सिचुएशन है इसके बारे में पता चल सकता है। बाई पॉइंटिंग दियर कैमरा व्यू लैंडर टू सब्जेक्ट एज डिपिक्टेड। हाँ, यहाँ पे देखो कहते हैं कि उनके बारे में पता चल जा रहा है। ये लोकेशन बेस्ड एआर एप्स आर मेजर फॉर्म्स ऑफ एआर एप्स, यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप में ज्यादातर लोकेशन बेस्ड एआर एप्स यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी मैप्स यूज किए जाते हैं। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, फिर से इसको समझते हैं कि क्या है। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या करता है कि चीजों के बारे में आपको, जैसे मान लो कि अभी आपको कहीं जाना है, मान लो कि मुंबई जाना है घूमने के लिए। अब मुंबई की सिचुएशन को समझने के लिए आप क्या करते हो कि ऐप में देखते हो कि हाँ, किसी ऐप को डाउनलोड करते हो और वहां उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो। और वो क्या करता है कि आपके परसेप्शंस को एक क्रिएट कर देता है, एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर देता है कि अच्छा, हमें मुंबई कब जाना चाहिए और कब नहीं जाना चाहिए, ये सारी चीजें क्रिएट कर देता है। तो इसी को हम बोल देते हैं, हाँ, इसी को हम बोल देते हैं कि कहते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी में कोई नई चीज नहीं बनती, कोई नई चीज नहीं बनती है, बस लोगों के परसेप्शन में नई चीजें ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे अब मुंबई के बारे में आपको पहले से पता है, लेकिन उसने क्या कहते हैं कि आपको कुछ ऐसे डेटा और जोड़ दिए कि क्या कहते हैं कि इस टाइम पे जाओगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ऑगमेंटेड रियलिटी का डेफिनेशन है द सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन, जब क्या कहते हैं कि ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग्स। देखो क्या होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब क्या है, ऑगमेंट का मतलब ही होता है जोड़ना। ऑगमेंट का मतलब ये होता है जोड़ना, जब किसी भी चीज में कुछ चीज जोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं ऑगमेंटेड। तो ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, मान लो कि पहले से ही तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग, पहले से ही एग्जिस्टिंग नॉलेज है या एग्जिस्टिंग फिजिकल एनवायरनमेंट, हाँ, एग्जिस्टिंग फिजिकल एनवायरनमेंट, इसमें इसमें आपने क्या किया, एग्जिस्टिंग फिजिकल एनवायरनमेंट है, इसमें आप क्या करते हैं कि जो पहले से आपके जो कंप्यूटर जनरेटेड नॉलेज है, कंप्यूटर जनरेटेड नॉलेज मतलब कि कंप्यूटर जनरेटेड, हाँ, कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल व्यू, कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल नॉलेज है आपके पास में कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो ये क्या कहते हैं कि हाँ, कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन, परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो उसी को बोलते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो तो उसी को बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड सुपर इम्पोजिशन का मतलब है जोड़ना। अब थोड़ा सा और एग्जांपल बताता हूँ मैं, जैसे मान लो कि आपको किसी होटल में जाना है खाना खाने के लिए, या मतलब कि किसी भी रेस्टोरेंट में जाना है खाना खाने के लिए। अब आप उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो, तो आप उसके पहले वहां पे देखना चाहते हो कि रिव्यूज देखना चाहते हो कि देखो यहाँ पे क्या कहते हैं कि खाना कैसा मिलता है। तो वो जो आपने रिव्यू देखा, ये कंप्यूटर के द्वारा जनरेट किया गया एक प्रकार से नॉलेज है, ठीक है। रिव्यू आपने देखा,
रिव्यू लिया, और पहले से ही हमें पता है कि यहाँ पे क्या क्या होता है, ये सारी चीजें तो हमें पता है, तो ये पहले से एग्जिस्टिंग है। हाँ, यानी कि ये फिजिकल एनवायरनमेंट, एग्जिस्टिंग फिजिकल एनवायरनमेंट है, और ये कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्शन, जब दोनों को मिला दोगे तो इसी को बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, इतना बात समझ में आएगी, समझ में? तो इसका मतलब हो गया द सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन, जो कंप्यूटर के द्वारा इंफॉर्मेशन जनरेट की गई उसका, उसको किसके साथ में जोड़ा जाए, फिजिकल सराउंडिंग के साथ में जोड़ दिया जाए, तो इसी को बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। इतना बात समझ में आया, नहीं समझ में? ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या हो रहा है कि कंप्यूटर्स किसी भी चीजों के बारे में नई नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इट एड्स कंपोनेंट्स टू द डिजिटल वर्ल्ड, ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड टू फिजिकल वर्ल्ड। जो फिजिकल वर्ल्ड में है उसके उसमें समझ लो एक प्रकार से क्या ऐड हो जाता है, उसमें क्या कहते हैं, डिजिटल वर्ल्ड भी जुड़ जाता है, उसमें डिजिटल वर्ल्ड जुड़ जाता है, तो इसी को बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी बोला गया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बढ़िया समझ में आया। जब आप किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हो कि कहीं से कहाँ तक में कितना डिस्टेंस है, हाँ, और किधर से हमें जाना चाहिए, तो ये सब किसके बारे में बताता है? ये सब जो बताता है, ये सब इसी के बारे में बताता है कि डिजिटल वर्ल्ड के बारे, उसी के बारे में बताता है। क्या नाम है? हाँ, ये सब जो बताता है वो ऑगमेंटेड रियलिटी की ही बात करता है। अब हम बात करते हैं रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या होता है या रोबोट क्या होता है? सबसे पहले यहाँ सब समझना है। अ रोबोट इज अ बेसिकली, हाँ, रोबोट इज अ बेसिकली अ मशीन कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वन और मोर टास्क ऑटोमेटिकली विद एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। यानी कि रोबोट, यहाँ से यहाँ तक हमें डेफिनेशन इसका लिखना है। रोबोट क्या है? रोबोट इज अ बेसिकली मशीन। रोबोट एक मशीन है जो क्या कर सकता है, किसी भी काम को कर सकता है, कैरिंग आउट वन और मोर टास्क ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी के साथ में वो काम कर सकता है, बिना किसी मतलब कि ज्यादा गलतियां नहीं होगी, मतलब कि एक ऐसी एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ वो काम कर सकता है। रोबोट क्या होते हैं? रोबोट इज अ प्रोग्रामेबल। ठीक है, रोबोट जो होते हैं वो प्रोग्रामेबल होते हैं, विच मीन्स इट कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी कि रोबोट्स जो होते हैं, यहाँ से दूसरा पॉइंट लिखेंगे, रोबोट्स क्या होते हैं? प्रोग्रामेबल। रोबोट्स जो होते हैं वो प्रोग्रामेबल होते हैं, और ये क्या कर सकते हैं कि ये फॉलो कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? रोबोट्स वर इनिशियली कंसेप्चुलाइज्ड फॉर डूइंग रिपीटेटिव इंडस्ट्रियल टास्क। पहले रोबोट्स को किस लिए, मतलब कि इंडस्ट्रीज में रोबोट्स का इंट्रोडक्शन क्यों किया? इंडस्ट्रीज में, हाँ, इंडस्ट्रीज में रोबोट का इंट्रोडक्शन इसलिए किया गया, जो बार बार होने वाले टास्क हैं, वो बोरिंग टास्क हैं, उनको क्या कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हाँ, जहाँ पे बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होगी वहां पे हम क्या कहते हैं कि इसका यूज करें। तो शुरू में तो इसलिए यूज किया गया, लेकिन अभी क्या कहते हैं कि नए नए चीजों के लिए यूज किया जा रहा है। अब सेंसर्स आर वन ऑफ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अ रोबोट। तो रोबोट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से एक सेंसर भी होता है। रोबोट का कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें से क्या होता है कि सेंसर्स होते हैं। तो चौथा पॉइंट यहाँ से लिखेंगे, सेंसर आर द प्राइम कंपोनेंट्स ऑफ द रोबोट। जैसे इंसान होता है, इंसान को भी इंसान के लिए भी 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो वैसे ही इनको भी तो क्या कहते हैं कि जब काम करना है तो इनके लिए भी सेंसर्स की बहुत ज्यादा जरूरी है। रोबोट कैन बी मेनी टाइप्स। रोबोट कैसे टाइप्स के हो सकते हैं? व्हील्ड रोबोट्स हो सकते हैं, मतलब जिनके पहिए लगे होंगे। लेग्ड रोबोट, जिनके पैर होंगे। मैनिपुलेटर्स होंगे, ह्यूमनॉइड्स होंगे, कुछ भी हो सकता है। रोबोट्स दैट रिजेंबल ह्यूमंस आर नोन एज ह्यूमनॉइड्स। जो ह्यूमन बीइंग की तरह रोबोट्स होते हैं उन्हें क्या बोला गया? ह्यूमनॉइड्स। ठीक है, तो कल को आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमनॉइड्स? तो ह्यूमनॉइड्स क्या होता है? रोबोट्स होते हैं। ह्यूमनॉइड्स क्या होता है? रोबोट्स होते हैं जो जो ह्यूमन की तरह होते हैं। ठीक है, रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, मेडिकल साइंस, बायोनिक्स, और क्या कहते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च, मिलिट्री, बहुत जगह पे इसका यूज किया जाता है। नासाज मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर MER मिशन इज अ रोबोट स्पेस मिशन। जो क्या कहते हैं कि नासा का मार्स, हाँ, मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर, मार्स के ऊपर जाना है, तो वहां पे क्या है, एक रोबोटिक स्पेस मिशन है टू स्टडी मोर अबाउट द प्लेनेट। प्लेनेट के बारे में और अच्छे से पढ़ने के लिए इसका क्या कहते हैं कि यूज किया गया। किसका? यहाँ पे देखो ये बना हुआ है, नासाज मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर। ये यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये रोबोट का यूज करके मार्स के बारे में जानना है, रोबोट्स के बारे में यूज करके मार्स के बारे में जानना है। अभी मैंने बताया था ह्यूमनोइड के बारे में। ह्यूमनोइड जैसे ये देखो सोफिया है, हाँ, ये क्या कहते हैं कि ये भी रोबोट है। हाँ, सोफिया रोबोट है, लेकिन कैसा है, एक क्या कहते हैं इंसान की तरह है, इसलिए इसे रोबोट जब इंसान के रिजेंबल करता है तो उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमनोइड बोलते हैं। और एक अनआर्म्ड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, ये जिसमें क्या कहते हैं कि कोई मैन नहीं है, ये एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल, ये सब किसकी सहायता से? ड्यू टू रोबोट। ठीक है, ठीक है, इतना बात समझ में आया, नहीं समझ में? ड्रोन हो गया। सोफिया इज अ ह्यूमनोइड। सोफिया के बारे में बता रहे हैं, ये ह्यूमनोइड है दैट यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सोफिया क्या यूज करती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
हाँ, विजुअल डेटा प्रोसेसिंग और फेशियल रिकॉग्निशन एंड आल्सो इमिटेट्स ह्यूमन जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे इंसान हंसता है, रोता है, गाता है, वैसे ये भी मतलब कि थोड़ा सा वैसे फेशियल एक्सप्रेशन देती है। हाँ, वैसे ही ये क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि ह्यूमन जेस्चर्स मतलब कि हाथ मिलाना, ये सब करना। हाँ, फेशियल रिकॉग्निशन से लोगों को पहचानना, ये सब काम कर सकते हैं। इतना बात समझ में है? अब आपसे पूछा जा सकता है कि रोबोटिक्स क्या होता है। रोबोटिक्स का मतलब हुआ जहां रोबोट्स के बारे में पढ़ना है उसे रोबोटिक्स, जहाँ पे रोबोट्स के बारे में पढ़ना होगा उसे रोबोटिक्स बोला जाएगा। और रोबोट क्या होता है वो भी हम लोग सुनेंगे। तो रोबोटिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी रिक्वायरिंग, इट इज अ ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी जहाँ पे हम सब देखते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड अदर्स। रोबोटिक्स इज अ प्राइमरली कंसर्न विद द डिजाइन फैब्रिकेशन, तो हाँ, ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट। तो यानी कि आप तो यहाँ पे ध्यान रखना, रोबोटिक्स में क्या करते हैं, रोबोटिक्स में हम क्या करते हैं कि रोबोट्स को डिजाइन किया जाता है, रोबोट का फैब्रिकेशन किया जाता है, उसको ऑपरेशन में लाया जाता है, उसको एप्लीकेशन में लाया जाता है। उसके लिए आपको वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सबकी जरूरत है। ठीक है, ये सबको मिलाया जाता है, सबको मिलाया जाता है, तब जाकर के कहीं ना कहीं रोबोटिक्स बनता है। ठीक है, रोबोटिक्स में क्या होता है, ड्रोन भी बनते हैं। और ड्रोन इज अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। ड्रोन क्या होता है, अब मान लो पूछ लिया कि मैडम ने ड्रोन क्या होता है, तो ड्रोन क्या होता है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का मतलब जिसमें इंसान नहीं होता, विच कैन रिमोटली कंट्रोल, इसको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, या ये खुद भी उड़ सकता है, रिमोटली भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या खुद भी उड़ सकता है। ठीक है, हाँ, सॉफ्टवेयर कंट्रोल फ्लाइट प्लान्स इन रियल एम्बेडेड सिस्टम्स। अब उसमें क्या कहते हैं कि उसमें, अच्छा ये किस बेसिस पे काम करता है, ये क्या कहते हैं कि जीपीएस के बेसिस पे काम करता है। ठीक है, वर्किंग इन कंजंक्शन विद ऑनबोर्ड सेंसर्स एंड सेंसर्स और जीपीएस के साथ में काम। ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड इन मेनी फील्ड्स। ड्रोन का बहुत जगह यूज किया जाता है, जैसे जर्नलिज्म, फिल्मिंग, हाँ, एरियल फोटोग्राफी, शिपिंग, और क्या कहते हैं डिलीवरी की एट शॉर्ट डिस्टेंसेस, किसी भी दूर, हाँ, ज्यादा दूरी पे कुछ चीज भेजना है, या मतलब कम दूरी पे कोई चीज भेजना है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, ड्रोन वगैरह का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आएगी, समझ में? हाँ, तो वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग, कोचिंग, कहीं पे कोई किसी को बाहर मतलब जानवरों के शिकार उकार तो नहीं किया जा रहा है, तो इन सब में हम किसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं क्या कहते हैं कि ऐसे टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं हम, क्या नाम है कि कहते हैं कि रोबोटिक्स का यूज कर सकते हैं। इतना बात समझ में है? अब अगला जो हमारा जो टॉपिक आता है बिग डेटा। अगला जो टॉपिक है हमारा क्या कहते हैं कि इमर्जिंग ट्रेंड है, उसका नाम है बिग डेटा। बिग डेटा के बारे में जानते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे डेली डेली टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है, ठीक है, हमारे जीवन में क्या कहते हैं कहीं ना कहीं हर जगह से हर जगह पे हर एक छोटे 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 काम में भी क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो डेटा बहुत ज्यादा प्रोड्यूस है। हाँ, डेटा इज प्रोड्यूस्ड एट कोलोजल रेट, मतलब बहुत बड़े लेवल पे डेटा को रिलीज प्रो हाँ बनाया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। टुडे देयर आर ओवर अ बिलियन इंटरनेट यूजर्स, बहुत सारे, हाँ, इंटरनेट यूजर्स हैं। एंड अ मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड्स वेब ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम स्मार्टफोन। और ये जो किससे लोग आपस में मतलब कि ये जो ट्रैफिक आता है वो किससे आता है, स्मार्टफोन की वजह से आता है। किसकी वजह से आ रहा है, स्मार्टफोन्स की वजह से आ रहा है। आगे देखो, इस डायग्राम को देखा जाए तो, इस डायग्राम को देखिए तो क्या होता है कि दैट अ करंट पेज अराउंड 2.5 क्विंटल बाइट्स ऑफ डेटा आर क्रिएटेड ईच डे। एक दिन में लगभग लगभग इतना 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा क्रिएट होते हैं। एंड द पेस इज इंक्रीजिंग विद कॉन्टिन्यूअस एवोल्यूशन ऑफ आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे जैसे और बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हाँ, इंक्रीजिंग विद द कंटिन्यूअस एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एवोल्यूशन हो रहा है। तो क्या कहते हैं कि डेटा का जनरेशन का और लेवल बढ़ता जा रहा है। देखो इतना देर इतना यहाँ पे लॉस, ये इन 60 सेकेंड दीज मेनी डेटा आर जनरेटेड। 60 सेकेंड में क्या होता है, लोग 1.8 मिलियन स्नैप्स क्रिएट हो जाते हैं। 60 सेकेंड में क्या कहते हैं कि 15,000 जीआईएफ भेजे जा सकते हैं। हाँ, ये सब किए जा रहे हैं, ये सब अभी तक किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे बिग डेटा का मतलब क्या होता है, बिग डेटा का मतलब क्या होता है कि जो डेटा सेट्स, हाँ, डेटा सेट्स ऑफ एनॉर्मस वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर नोन एज बिग डेटा। जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज बिग डेटा, तो बिग डेटा का मतलब होता है कि जब डेटा क्या हो जाए, एनॉर्मस हो जाए, और क्या कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो बिग डेटा का मतलब क्या होगा, एक मिनट। तो देखिए बिग डेटा में हमें अभी इतना सारी चीजें पता चलती भाई, देखो क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, बिग डेटा, बिग डेटा। तो जब हम बिग डेटा की बात करते हैं तो जनरेशन ऑफ डेटा सेट्स ऑफ
डेटा sets of enormous volume and complexity। ठीक है, enormous volume and complexity called big data। तो बिग डेटा क्या होता है? तो बिग डेटा क्या होता है कि जब क्या कहते हैं कि डेटा सेट्स क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो डेटा सेट्स क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। और क्या कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स हो जाए, डेटा सेट्स बहुत बड़े हो जाए और कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो उन्हें क्या बोला गया? बिग डेटा बोला गया। उन्हें क्या बोला गया? बिग डेटा बोला गया। ठीक है। सच डेटा कैन नॉट बी प्रोसेस्ड और एनालाइज यूजिंग ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इनको क्या कहते हैं कि ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम से, यहाँ दिस डेटा कैन नॉट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड और analyzed processed and analyzed by using traditional processing tool। traditional processing tool। ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग टूल को यूज करके हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे उसको हम क्या कहते हैं कि वो नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? क्या कहते हैं कि ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग टूल्स का यूज करके हम इसको क्या कहते हैं कि इनको वो एनालाइज नहीं कर सकते, इनको प्रोसेस नहीं कर सकते। क्योंकि हाँ, एज डेटा इज नॉट ओनली वॉल्यूमिनस, क्योंकि ये डेटा बड़ा ही नहीं है बल्कि क्या कहते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है। ये डेटा क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड होता है। जैसे हमारे पोस्ट हो गए या इंस्टेंट मैसेजेस हो गए, हाँ, या चैट्स, फोटोग्राफ्स, ये सब सब का मिक्सचर होता है। एक्चुअली इन सब चीजों का वीडियो मैसेजेस, ऑडियो मैसेजेस, सबका मिक्सचर होता है। इसलिए क्या कहते हैं कि वीडियो मैसेजेस, ऑडियो मैसेजेस, बहुत सारी चीजों का ये मिक्सचर होता है। इस वजह से भी क्या कहते हैं कि इनको हम ट्रेडिशनल एनालिसिस मेथड से या ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग टूल से हम इसको क्या कहते हैं कि कहीं भी कभी भी वो नहीं कर सकते। क्या नाम है? ना तो प्रोसेस कर सकते, ना तो एनालाइज। बिग डेटा नॉट ओनली रिप्रेजेंट्स वॉल्यूमिनस डाटा, इट ऑल्सो इन्वॉल्व various challenges like integration, storage, analysis, searching, processing, transfer, querying, and visualization of such data। तो देखो, बिग डेटा की बात केवल इतनी नहीं है कि वो डेटा की बात है, बल्कि उसको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे। बिग डेटा में ये सारी चीजें आती हैं। बिग डेटा में ये भी चीजें आती हैं कि कैसे हम इनको क्या कहते हैं कि कैसे हम इनको इंक्लूड करेंगे और कैसे इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और साथ में ही इनको ट्रांसफर कैसे करेंगे, इनको स्टोर कैसे करेंगे, इनको सर्च कैसे करेंगे, इनको प्रोसेस कैसे करते हैं। इन सब चीजों को इन्वॉल्व करना ही बिग डेटा। ठीक है। बिग डेटा समटाइम्स होल्ड रिच इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो क्या होता है कि कभी कभी बिग डेटा में बहुत सारे ऐसे नॉलेज होते हैं या इंफॉर्मेशन होते हैं जो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए लोग आजकल क्या करते हैं कि इसके लिए बिग डेटा को एनालाइज करने के लिए काफी लोग इसके इसके पीछे पड़े रहते हैं कि बिग डेटा को कैसे एनालाइज किया जाए, बिग डेटा के पीछे पड़े। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो समझ लेते हैं। बिग डेटा के जो कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहला उसमें आता है वॉल्यूम। सबसे पहला उसमें आता है वॉल्यूम की बात है। तो वॉल्यूम क्या है? बिग डेटा एग्जिबिट फॉलोइंग 5 कैरेक्टरिस्टिक। 5 कैरेक्टरिस्टिक है: वॉल्यूम, वेरासिटी, वेराइटी, वेरोसिटी और वैल्यू। ये 5 वी है। बिग डेटा के 5 कैरेक्टरिस्टिक है, 5 वीज ऑफ द बिग डेटा। ठीक है। 5 वीज ऑफ बिग डेटा। हाँ, बिग डेटा के 5 वी कौन है? एक है वॉल्यूम। द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा इज एनॉर्मस साइज। मतलब कि बिग डेटा जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा डाटा। ठीक है। बिग डेटा में सबसे पहला चीज तो यही है कि बहुत ज्यादा डेटा होता है, इस वजह से। दूसरा चीज क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या है कि इफ अ पर्टिकुलर, अच्छा इसी में भी, इफ अ पर्टिकुलर डेटा सेट इज ऑफ सच लार्ज साइज दैट इट इज डिफिकल्ट टू प्रोसेस। ट्रेडिशनल डीबीएमएस के साथ में अगर हम नहीं उसको क्या कहते हैं कि प्रोसेस कर सकते, तो उसे बिग डेटा कहते हैं। जब ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू हम उसको प्रोसेस नहीं कर सकते, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बिग डेटा कहते हैं। ठीक है। दूसरा आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है कितनी तेजी से ये डेटा जनरेट किया जा रहा है या स्टोर किया जा रहा है। वेलोसिटी का मतलब होता है कि कितनी तेजी से ये डेटा जनरेट किया जा रहा है या स्टोर किया जा रहा है। बिग डेटा जो होते हैं, इनका जो जनरेशन जो होता है बहुत हायर रेट है।
बिग डेटा का जो जनरेशन होता है वो बहुत हायर रेट होता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द रेट एट वेलोसिटी, बताता है कितने रेट से क्या कहते हैं कि डेटा हाँ जनरेट किया जा रहा है या स्टोर किया जा रहा है। बिग डेटा ये बताता है कि कितना ज्यादा क्या कहते हैं कि हाँ बिग डेटा का जो होता है, जितने भी बिग डेटा होते हैं उनका हायर रेट जनरेशन, उनका हायर रेट जनरेशन होता है। ट्रेडिशनल डेटा सेट्स से उनका जनरेशन रेट भी क्या होता है, हायर होता है। वेराइटी, देखो ट्रेडिशनल डेटा में क्या होता था, एक ही टाइप के हो सकते थे या दो टाइप के होते हैं। वेराइटी मतलब यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स। बिग डेटा में क्या होता है, बिग डेटा में वेराइटी ऑफ टाइप्स डेटा मिलेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड, नॉन स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड ये सारे मिलते हैं। बिग डेटा में आपको सारे के सारे वीडियोज मिलेंगे, इमेजेस मिलेंगे, टेक्स्ट मिलेंगे, हाँ वेब पेजेस मिलेंगे, और भी ज्यादा जितने भी ज्यादा टाइप्स हो गए। यानी कि बिग डेटा में क्या होता है कि सारे के सारे चीजें वेरीड डेटा होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सारे के सारे टाइप्स ऑफ डेटा इसमें होते हैं बिग डेटा में। अगला आता है वेरासिटी, वेरोसिटी और वैल्यू। तो अब देखते हैं बिग डेटा कैन बी समटाइम्स इनकंसिस्टेंट। बिग डेटा क्या होते हैं, कभी कभी इनकंसिस्टेंट भी हो सकते हैं, बायस्ड भी हो सकते हैं, नॉइजी भी हो सकते हैं। देयर कैन बी एबनॉर्मेलिटी इन द डेटा और इश्यूज विच हाँ विद डाटा कलेक्शन मेथड्स। कभी कभी वेराइटी वेरासिटी रिफर्स टू द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द डेटा, बिकॉज वेरोसिटी का मतलब है कितना हम इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। वेरोसिटी का मतलब है कितना हम इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, इसी को बोला जाता है वेरोसिटी। तो वेरोसिटी का मतलब होता है कितना ये वर्दीनेस है, डेटा को कितना विश्वास किया जाता है। वेरोसिटी रिफर्स टू द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द डेटा, बिकॉज प्रोसेसिंग सच इनकरेक्ट डेटा कैन गिव रॉन्ग रिजल्ट्स और मिसलेड द इंटरप्रिटेशंस। तो क्या होता है कि अगर हम इनकरेक्ट डेटा को प्रोसेस करेंगे तो उसकी वजह से रॉन्ग रॉन्ग रिजल्ट आ सकते हैं। तो हमें वेरोसिटी को भी ध्यान रखना होता है कि ये पांच चौथा कैरेक्टरिस्टिक वेरोसिटी। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है वैल्यू। बिग डेटा इज नॉट जस्ट बिग पाइल ऑफ डेटा, मतलब कि एक पूरा का पूरा ढेर नहीं है डेटा का, बट ऑल्सो प्रोसेस है हिडन पैटर्न्स। इसमें बहुत सारे नॉलेज होते हैं, यूजफुल डेटा होते हैं, नॉलेज होते हैं। हाँ बड़े बहुत बड़े डेटा में बहुत सारे क्या कहते हैं यूजफुल नॉलेज होते हैं, विच कैन बी हाई बिजनेस वैल्यू। ऐसे डेटा इसमें होते हैं जिनकी क्या कहते हैं हाई बिजनेस वैल्यू हो सकती है। बट देयर इज अ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इस इन डेटा को प्रोसेस करने के लिए, यानी कि बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि पैसे वैसे लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं, क्योंकि इसकी क्या कहते हैं कि प्रोसेसिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू भी है। ठीक है, इतना बात समझ में आई नहीं समझ? ओके। अब अगला आता है डेटा एनालिटिक्स। अगला टॉपिक जो आता है इसी में, डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिसिस एक प्रकार से क्या कहते हैं कि बिग डेटा को मतलब कि एनालाइज करना। हाँ, चीजों को क्या करना है कि एनालाइज करना। अब हमें क्या करना है कि चीजों को एनालाइज करना है। डेटा एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिंग डेटा सेट्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन। तो डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है कि आपने डेटा को एनालाइज किया और उसके किसी न किसी के कहते हैं कि कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। जब डेटा को एनालाइज करने के बाद में किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हो तो उसी को बोला जाता है डेटा एनालिटिक्स। ठीक है। हाँ, द इंफॉर्मेशन दे कंटेन विद द एड ऑफ स्पेशलाइज्ड सिस्टम और सॉफ्टवेयर। देखो डेटा एनालिटिक्स करने के लिए, डेटा एनालिटिक्स करने के लिए आपके पास में कुछ कुछ सिस्टम्स होने चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर होने चाहिए, जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो कि जो डेटा में हिडन नॉलेज होगा उसको निकाल सको। जो डेटा में हिडन नॉलेज है उसको क्या करो, निकाल सको। ठीक है। डेटा एनालिटिक्स technologies and techniques are becoming popular day by day. डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स आजकल बहुत ज्यादा यूज में हो रही है। दे आर यूज इन कॉमर्शियल इंडस्ट्री। हाँ, आप मुझे बताओ कि जैसे क्या कहते हैं कि कितने लोग कपड़े खरीद रहे हैं, कितने लोग कौन सा कपड़ा खरीद रहे हैं, या फिर आपका ट्रेंड क्या है, ये सब कौन डेटा को एनालिसिस, इनका सबका बिजनेस में बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक मोर इन्फॉर्मेड हाँ बिजनेस डिसीजंस को बनाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए लोग डेटा एनालिटिक्स का यूज करते हैं। इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इट कैन बी यूजफुल फॉर रिसर्चर्स। हाँ, किसी भी चीज को साइंटिफिक मॉडल्स को वेरीफाई करना है या डिसअप्रूव करना है तो उसके लिए ये लोग यूज करते हैं। पांडास इज अ लाइब्रेरी इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पांडास से हम यूज करते हैं जो डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ तक हम इस वीडियो में करते हैं, बाकी आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको।